कुलकर्णी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गोल्स में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जीएसएससी सीजीएल पेपर 3 में साइंस से संबंधित सैंपल पेपर और उन सभी का विश्लेषण। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है वो है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डायोप्टर। देखिए, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, तो पावर ऑफ लेंस और लेंस का क्षमता को क्या कैसे डिफाइन किया जाता है, तो एबिलिटी टू बेंड लाइट मीन्स किसी भी लाइट को कितना कोई लेंस बेंड कर सकता है वही उसका पावर होगा। दूसरा साइंटिफिक फॉर्म है इसका कि इट इज़ ऑल्सो द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ मीन्स 1/f। इसका यूनिट क्या होगा 1/f का, देखिए 1/f डेट इज इक्वल्स टू क्या होता है, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। और 1/f फोकल लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। इसका मतलब इसका जो यूनिट होगा वो होगा पर मीटर। इसका मतलब पर मीटर को ही हम क्या कहते हैं, डायोप्टर कहते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो दूसरा जो प्रश्न है वो है वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल का रंग फीका पड़ जाता है, मीन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच गैस इन द एटमोस्फेयर द कलर ऑफ द ब्रास गेट डिसकलरेड इन द एयर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए, पीतल जो है जिसको हम लोग ब्रास कहते हैं उसमें क्या क्या, देखिए पीतल या ब्रास जो है वो एक मिक्सचर है या इसको एलॉय कहते हैं। ये जो एलॉय होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, ये एलॉय या मिक्सचर जो होता है वो मेनली मिलकर बना होता है कॉपर से, जिंक से, और साथ में और भी कुछ ऐड कर सकते हैं जैसे टिन, आयरन। वो डिफरेंट पर्पस के लिए अगर हम एलॉय को बना रहे हैं तो हम डिफरेंट अमाउंट में इन सभी चीज़ों को ऐड किया जाता है। तो देखिए, ब्रास में जो कॉपर और जिंक होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके कॉपर सल्फाइड और जिंक सल्फाइड का निर्माण करता है, जिसके चलते हवा में रखा हुआ या वायु की उपस्थिति में रखा हुआ जो पीतल होता है उसका रंग जो होता है वो फीका पड़ जाता है। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, पवन की चाल कितनी होनी चाहिए, इसका मतलब है कि अगर आपको टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है तो कितना स्पीड चाहिए एयर का। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। ये है ऑप्शन नंबर सी जो कि है 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से अगर वहाँ पे वायु कहीं सी स्थान पे चल रही है तो वहाँ पे पवन चक्की से बिजली को उत्पन्न किया जा सकता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए, इसका जो सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, कैंडेला। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक या ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई मात्रक जो होता है वो कैंडेला होता है। अब देखिए, फिजिक्स में टोटल जो हम लोग पढ़ते हैं वो टोटल दो तरह का क्या होता है, दो तरह का यूनिट होता है। पहला यूनिट जो होता है उसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरा जो होता है वो होता है डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट कुल 7 होते हैं। कुल कितने होते हैं, ये 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं फंडामेंटल यूनिट, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फंडामेंटल यूनिट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला फंडामेंटल यूनिट है
वो है आपका लेंथ। लेंथ जो है एक फंडामेंटल यूनिट है, इसको किसी और से डिराइव नहीं किया जाता। इसका यूनिट जो होता है वो होता है मीटर। ठीक है। दूसरा जो है एक फंडामेंटल यूनिट है वो है मास। इसका जो यूनिट होता है वो होता है केजी, ऐसा यूनिट। तीसरा टाइम। टाइम भी एक फंडामेंटल यूनिट है और इसका ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। उसके बाद चौथा जो है वो है इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट जो है वो क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है और इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। नेक्स्ट पांचवा जो आपका फंडामेंटल यूनिट है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर और इसका ऐसा यूनिट जो है वो होता है केल्विन। टेम्परेचर को कहीं कहीं थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी लिखते हैं। नेक्स्ट छठा जो है वो क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इसका फंडामेंटल यूनिट है मोल। और सातवां और आखिरी जो फंडामेंटल यूनिट है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो कि इस प्रश्न का उत्तर है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, इसका जो ऐसा यूनिट है वो है कैंडेला। ठीक है। तो इन सातों यूनिट को छोड़ के बाकी जो भी यूनिट रहेंगे वो सारे के सारे यूनिट डिराइव्ड यूनिट रहेंगे, मींस इन्हीं सबसे डिराइव्ड हो सकते हैं। तो आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? अ बैरल ऑफ ऑयल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट? मीन्स एक बैरल ऑफ तेल में जो होता है या एक बैरल जो होता है उसमें कितना लीटर होता है? इसका सही जवाब है 159 लीटर, ऑप्शन नंबर बी। एक बैरल जो होता है वो आपका 159 लीटर के बराबर होता है। ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आलू का खाने योग्य भाग होता है, व्हाट इज द एडिबल पार्ट ऑफ पोटैटो? आलू का कौन सा भाग हम खाते हैं? देखिए आलू का जो है वो हम लोग क्या खाते हैं, वो हम लोग खाते हैं ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, तना। तना जो होता है वो आलू का खाने योग्य भाग होता है, मीन्स आलू जो है वो एक तरह का तना होता है उस पौधे का। ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, व्हाट इज द सुसाइड बैग ऑफ सेल कॉल्ड? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम। लाइसोसोम को जो होता है वो क्या कहते हैं, लाइसोसोम जो होता है वो कहलाता है आत्महत्या की थैली। क्यों कहलाता है? क्योंकि देखिए लाइसोसोम जो होता है वो स्टोर करता है, लाइसोसोम स्टोर करता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इन देम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को स्टोर करता है और जिसके कारण क्या होता है, ये जो होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होता है वो सेल को क्या कर जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग सुसाइड बैग ऑफ सेल। चलिए इसके अलावा देखिए गोल्गी क्या कहलाता है? गोल्गी जो होता है उसे कहते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि इन विच ऑर्गन डज मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत। ठीक है, इसका सही आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए बाकी जो ये जो आपका दिया हुआ है इसमें क्या क्या चीज़ होता है वो समझ लीजिए आप।
सबसे पहला आता है लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसमें आपका जो सॉल्ट और वाटर जो आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी, एब्जॉर्प्शन होता है। स्टोमक में सिर्फ प्रोटीन को डाइजेस्ट किया जाता है, स्टोमक में क्या किया जाता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट किया जाता है, ठीक है। छोटी आंत में बाकी सभी चीज़ जो बच गया, जिस मीन्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, इन सभी को डाइजेस्ट किया जाता है। इसलिए बोला जाता है कि छोटी आंत में क्या होता है, आपका सारा का सारा मैक्सिमम जो होता है वो डाइजेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब देखिए, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि मधुमक्खियों का पालना कहलाता है, व्हाट इज द हाइव ऑफ बीज कॉल्ड, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, एपीकल्चर। एपीकल्चर जो होता है वो मधुमक्खी पालन कहलाता है। और भी जो है ये क्या क्या रिलेटेड है, जैसे सेरीकल्चर को क्या बोलते हैं, रेशम पालन, रेशम पालन से संबंधित है आपका सेरीकल्चर, ठीक है। पीसी कल्चर, देखिए पीसी कल्चर जो है वो आपका मछली पालन से संबंधित है। इन सभी चीज़ों को याद रखिए क्योंकि ये सभी कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में हिट करेंगे क्वेश्चन के तौर पे। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। देखिए हॉर्टिकल्चर जो होता है ना वो आपका क्या होता है, प्लांट्स ग्रोइंग के बारे में पढ़ाता है, प्लांट्स ग्रोइंग के बारे में स्टडी होता है, पौधों के विकास के बारे में, ठीक है। तो यहाँ मधुमक्खी पालन से संबंधित प्रश्न पूछ रहा था, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एपीकल्चर। एपीकल्चर को ही बोला जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न है वो है एसपीएम किससे संबंधित है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या है, एसपीएम जो है वो संबंधित है फ्रॉम द एयर पॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर ए। देखिए एसपीएम का अगर आपको फुल फॉर्म समझ में आ जाएगा तो ही आपको आंसर समझ में आ जाएगा। एसपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एसपीएम का फुल फॉर्म होता है, एसपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स का फुल फॉर्म है। अब देखिए वायु में, हवा में जो सॉलिड और लो वेपर प्रेशर का जो लिक्विड होता है, लो वेपर प्रेशर का जो लिक्विड होता है, ये दोनों जो होते हैं वो क्या करते हैं, अगर इनका सॉलिड पार्टिकल्स का अगर साइज है 0.1 माइक्रोन से लेकर माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर के बीच का जो कण मौजूद रहता है, ठीक है, माइक्रोमीटर है यहाँ पे, तो ये जो होता है वो एक तरह से क्या करता है, वायु को पॉल्यूट करता है। इसलिए एसपीएम जो है उसका संबंध किससे है, ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषण से। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, इन विच इज द डिजीज काउज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के। विटामिन के की कमी से होने वाला रोग, देखिए बहुत ही सिंपल सा है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रक्त का थक्का ना बना जाना, ठीक है। अगर आपके शरीर में कहीं कट छट जाएगा तो विटामिन के जो होता है मौजूद, उसी की वजह से रक्त का थक्का बन जाता है और एक्सेस ब्लड जो आपके शरीर से निकलता है उसको रोका जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति के शरीर में अगर थक्का नहीं बन पा रहा है, अगर किसी जगह पे हाथ या कोई पार्ट कट जाने पे ब्लड नहीं रुक पाता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसमें शरीर में क्या है, विटामिन के की कमी है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के, ठीक है। अब देखिए इसमें और भी कुछ आंसर है जैसे हम आपको बना देते हैं, जैसे स्कर्वी। स्कर्वी जो है वो एक रोग है जो किसके कारण होता है, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच, तो इसमें डिफिशियंसी होता है विटामिन सी की कमी से, याद कर लीजिएगा। रिकेट्स जो होता है, रिकेट्स ये क्या होता है, रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। और इस क्वेश्चन में एक बहुत ही सिंपल सा तो पॉइंट जो है वो पांडु रोग, ठीक है, पांडु रोग जो है वो हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि पांडु रोग जो है वो किसे कहते हैं, पांडु रोग होता क्या है, प्लस क्यों होता है, ये रीज़न क्या है, किसकी कमी से होता है,
ठीक है, दोनों चीज़ का आंसर आप बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार के अध्ययन से संबंधित है? यकृत के उपचार से संबंधित मीन्स आपसे क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंसेज डील विद द स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ लीवर से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी जो है वो संबंधित है आपके लीवर के ट्रीटमेंट से। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। हेल्कोलॉजी, हेल्कोलॉजी क्या होता है? हेल्कोलॉजी को बोलते हैं, ये आता है स्टडी ऑफ अल्सर, स्टडी ऑफ अल्सर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका हेटियोलॉजी। हेटियोलॉजी क्या होता है? देखिए, हेटियोलॉजी जो होता है वो होता है स्टडी ऑफ एबनॉर्मेलिटीज इन टिश्यूज, स्टडी ऑफ एबनॉर्मेलिटीज इन टिश्यूज मीन्स टिश्यूज के बारे में स्टडी से आप समझ लीजिए, सिंपल सा फॉर्म है ये। ठीक है, और लास्ट क्या बच जाता है? जेरिएटिक्स। जेरिएटिक्स जो है वो आपका किस चीज़ से संबंधित है? देखिए, जेरिएटिक्स जो होता है वो ओल्डर पर्सन के ट्रीटमेंट से संबंधित होता है, ओल्डर पर्सन के ट्रीटमेंट से। ठीक है, ये इसमें फोकस करता है। तो ये आपका जेनेटिक्स हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ हाइपो कॉमनली यूज्ड इन द फोटोग्राफी? इसका जो सही आंसर है वो क्या है? वो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट इसका आंसर होता है। जो पुराने समय में जो रील्स होते थे उनसे जो अपन निगेटिव फिल्म निकाला जाता था तो इसी की मदद से ही निकाला जाता था, सोडियम थायोसल्फेट की मदद से। अब इसका से आपका क्या पूछ सकता है? सोडियम थायोसल्फेट से आपको पूछ सकता है कि इसका अगर से आपसे पूछेगा इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला है Na2S2O3। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट, इसको सोडियम हाइपोसल्फेट भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12 है। इसके नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी मीन्स 6। देखिए, कोई भी अगर आपके पास परमाणु है, ठीक है, एटम है, तो इसके नाभिक में, न्यूक्लियस में दो चीज़ रहता है। क्या क्या रहता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और परमाणु संख्या जिसको बोला जाता है, एटम नंबर जो होता है वो क्या होता है? वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। एटम नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। तो अगर आपसे सिंपल सा पूछा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा? इसका परमाणु क्रमांक होगा, एटॉमिक नंबर होगा। और जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, जितना जो परमाणु क्रमांक है वो प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है, और प्रोटॉन्स जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6। नाभिक में जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और इन दोनों का एडिशन से जो बनता है वो आपका हो गया परमाणु भार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेल पॉलिश रिमूवर में क्या होता है? व्हाट इज इन द नेल पॉलिश रिमूवर? नेल पॉलिश रिमूवर में जो होता है वो होता है एसीटोन। ऑप्शन नंबर सी, एसीटोन जो होता है वो एक सिंपलेस्ट कीटोन फॉर्म है, कीटोन का एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, और इसका जो आंसर होता है वो इसका जो फॉर्मूला है वो है केमिकल फॉर्मूला C3H6O। ये जो होता है कलरलेस होता है और फ्लेमेबल होता है। याद रखिएगा, कलरलेस प्लस फ्लेमेबल।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में डैश की अत्यधिक मात्रा गठिया की वजह बनती है। क्या चीज़ आपके शरीर में जो बढ़ जाएगा जिसके कारण से आपको क्या हो जाएगा, एथराइटिस हो जाएगा या गठिया हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिक एसिड अगर बढ़ जाता है तो गठिया की वजह बनती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। औषधि में संवेदनाहारी के रूप में प्रयुक्त नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। नाइट्रोजन का ऑक्साइड, कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो है वो एंटीसेप्टिक्स इन मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो क्या होती है। तो देखिए दो तरह का लेंसेज नॉर्मली यूज करते हैं, एक होता है अवतल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, मीन्स पॉजिटिव होती है लेंस की क्षमता। ठीक है, पॉजिटिव जिसको पावर लगती है वो उसकी, अगर किसी व्यक्ति का पावर अगर घट गया है तो हम जो लेंस यूज करेंगे वो उत्तल लेंस यूज करेंगे। तो उत्तल लेंस नॉर्मली लगता है किसके लिए, बूढ़े लोग के लिए, या रीडिंग ग्लासेस में यूज किया जाता है। दूसरा, अगर किसी नॉर्मल बच्चे का जो आँख खराब हो जाता है, अगर कम एज के होते हैं तो उनका क्या होता है, उनका जो होता है वो आई बॉल का साइज बढ़ जाता है। आई बॉल का साइज अगर बढ़ जाता है तो बढ़ जाने पे उनका पावर भी बढ़ जाता है, आँख का पावर, लेंस का, आँख के लेंस का पावर बढ़ जाता है, जिसको घटाने के लिए हम उसमें कॉनकेव लेंस लगाते हैं, कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस किस में लगाएंगे, तो कॉनकेव लेंस लगाएंगे किसके लिए, अगर किसी व्यक्ति का आई बॉल का साइज बढ़ गया या पावर बढ़ जाता है तो बढ़ जाएगा, तो घटाने के लिए हम माइनस पावर लगाएंगे। इसलिए उत्तल लेंस का पावर जो होता है वो होता है पॉजिटिव, और अगर आपसे पूछा जाए कि अवतल लेंस का पावर जो होता है वो होता है निगेटिव। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, मीन्स व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर। ओम मीटर जो है वो इसका देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है। ठीक है, अगर आपको रेजिस्टिविटी निकालना है तो रो इज इक्वल्स टू क्या होगा, आर इंटू ए बाई एल। सिंपल सा ओम्स लॉ से हम ले आते हैं। अब देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस, आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर जो है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ओम। ए जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर होता है जिसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, एंड एल इज द लेंथ ऑफ द वायर दैट इज कॉल्ड मीटर। तो मीटर से मीटर कट गया, क्या बचा, ओम मीटर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ओम मीटर। रेजिस्टेंस का, प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनें। सही विकल्प चुनना है आपको, बहुत ही सिंपल सा जवाब है। आपसे ऑप्शन नंबर ए क्या है, कार्य इक्वल्स टू विस्थापन, वर्क इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय फोर्स पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर बी, या वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन नंबर सी, वर्क इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, कार्य जो होता है मीन्स वर्क जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए फोर्स जो है ये, यहाँ पे ये जो क्रॉस है वो आपका वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का बात कर रहा है, फोर्स इन क्रॉस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। नीचे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं जिनको देखना हो। चलिए ठीक है दोस्तों।